मैं बस इतना ही तुम लोगों को कहना चाह रहा था कि तुम जो भी वर्ड आए उसको थोड़ा सा एनालिसिस करो, 5 मिनट दो, उसमें 2 मिनट दो, मीनिंग खाली फाइंड कर लो। अब आते हैं इसमें, ये युगांडा अति किए हुए है। अब अति किए हुए है कि देखो, मैं कल्चरल डिफरेंसेस है, अति नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी फांसी की सज़ा सुनाना कोई ये तो बात नहीं थी। LGBTQ+ कम्युनिटी अगर वो कर रहे हैं, होमोसेक्सुअलिटी है, तो उसके लिए कानून में प्रावधान किया गया है कि उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी जाएगी। ठीक है, मुझे ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा, क्योंकि अब एक्स्ट्रा इसलिए लगा कि भारत का जो पहले कानून था, क्योंकि देखो भारत में अभी जो धारा 377 का है वो डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, यानी होमोसेक्सुअलिटी जो है, LGBTQ कम्युनिटी अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो डीक्रिमिनलाइजिंग है, मतलब डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि उन्हें 10 साल की सजा दी जाएगी, क्योंकि सेक्शन 377 के अनुसार जो अननेचुरल रिलेशनशिप होता है, सेक्शन 377 जो था हमारा, ठीक है, अभी भी है, लेकिन उसके तहत जो अननेचुरल रिलेशनशिप था बिटवीन, जैसे अननेचुरल क्या हुआ, अगर मैन वुमेन के साथ रिलेशनशिप में है तो वो नेचुरल रिलेशनशिप है, पर अगर मेन के साथ रिलेशनशिप में है तो वो अननेचुरल रिलेशनशिप है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 377। और अगर इस तरह का रिलेशनशिप में रह रहे हैं कोई, तो भारत के कानून के अनुसार वो क्या हो जाता था, क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता था, और उसके तहत 10 साल की सज़ा हो सकती थी। समझ में आ रहा है? लेकिन हम लोग अभी देखेंगे कि किस तरह से उसको हटाया गया, डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया 2018 में, मेरे ख्याल से उसको क्रिमिनल कैटेगरी से हटा दिया गया। अगर कोई भी LGBTQ+ कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो वो कोई जुर्म नहीं है। और अभी जो मुद्दा चल रहा है वो ये मुद्दा चल रहा है मैरिज का, ठीक है। अगर वो मैरी करना चाहते हैं तो उनको मैरी का राइट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा चल रहा है। जब आएगा इसका वर्डिक्ट तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अभी युगांडा का थोड़ा सा मैटर देख लेते हैं। तो युगांडा आया है तो पहले क्या करना है, युगांडा के बारे में समझना है, कहाँ पर लोकेटेड है समझना है, क्योंकि फिर से मैं बताऊंगा कल का जो तुम लोगों ने परसों का एग्ज़ाम दिया उसमें क्वेश्चन क्या आया। देखो क्या क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आया कि जो कॉन्गो नदी है, दो क्वेश्चन कॉन्गो से आया। बताओ दो क्वेश्चन कोई कॉन्गो से क्यों पूछता है, लेकिन पूछा, ओके। और दोनों चीज़ पढ़ा हुआ था तुम्हारा। अगर तुम देखोगे तो ये कॉन्गो नदी है, ये कॉन्गो नदी है। कॉन्गो नदी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से बहते हुए रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जाते हुए मेरे ख्याल से ऐसे ऐसे करके चल जाती है क्या, क्योंकि इसमें अच्छी तरह से ये नहीं है, कॉन्गो नहीं, इधर है कॉन्गो। अच्छा यहाँ है कॉन्गो, ये गई है कॉन्गो, ठीक है। एक बार फिर से बताएं, यहाँ से ये कॉन्गो गई, ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, ठीक ना। अब क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछा कि ये कॉन्गो बेसिन है वो तुम्हारा नाइजीरिया से बहता है कि नहीं, शायद कैमरून भी था, चैड भी था, ठीक है। कहाँ से बहती है वही क्वेश्चन था, कितने देशों से, या फिर कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। तो ऑफ कोर्स जब कॉन्गो पढ़ा रहे थे तो तुम्हें नॉर्थ कीवू रीजन के बारे में भी बताए थे। कीवू रीजन ये भी क्वेश्चन में था, कीवू भी था ना, हाँ, तो कीवू भी रीजन था। तो कीवू रीजन के का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो उसके ऊपर भी हम लोगों ने वीडियो बनाया था और पढ़ा था उस चीज़ को। तो 2 क्वेश्चन तो तुम्हारा यहीं से आ जा रहा है, और इसीलिए हम तुम्हें बोल रहे हैं कि जब भी कोई आए न्यूज़ में कंट्री तो उसको लोकेट करो, उसके आसपास जो भी नदी नाला है उसको देखो, वो कौन कौन से कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है वो देखो, भारत के साथ उसका रिलेशनशिप देखो, और वहाँ क्या प्रॉब्लम है उसको समझो, बस इतना। जैसे तुर्की अभी देखें तो तुर्की में हम लोगों ने क्या देखा कि तुर्की कहाँ लोकेटेड है, एशिया और यूरोप का एक पॉइंट है, एक मैप था ना वहाँ पर, हाँ, तो वो मैप देख लो। कुर्दिश लोग कहाँ, उसका प्रॉब्लम देखे कि नहीं, और भारत के साथ उसका रिलेशन देखे कि नहीं, बस बात खत्म हो गया। अब युगांडा का क्या है कि युगांडा का पहले क्या देखेंगे हम लोग, एक मैप वर्क देखेंगे। तो यू कैन सी आउट हियर, दिस इज युगांडा, ये युगांडा है। अब युगांडा अपना बॉर्डर लेक विक्टोरिया के साथ शेयर करता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, लेक विक्टोरिया इंपॉर्टेंट लेक है। यहाँ से नाइल नदी निकलती है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया,
समझ में आया? तो नाइल रिवर जो है वो दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। वो युगांडा से होते हुए गुजरती है, युगांडा से सूडान जाती है, सूडान से साउथ सूडान से सूडान जाती है, सूडान से उसके बाद फिर इथोपिया होते हुए, इथोपिया से भी एक नदी नाइल की निकलती है, ठीक है, तो उसको भी इंक्लूड करेंगे। उसके साथ इजिप्ट होते हुए वो क्या करते हैं, मेडिटेरेनियन सी में जाके ड्रेन आउट हो जाती है। ये बात समझ में आ रहा है? तो नाइल रिवर जो है वो इंपॉर्टेंट है। देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, नाइल रिवर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, लेक विक्टोरिया इंपॉर्टेंट है। ओके, युगांडा किस किस के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है वो इंपॉर्टेंट है। अब डीआरसी जो है बार बार रवांडा के ऊपर भी और युगांडा के ऊपर भी ये बात करता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, हमारे देश में थोड़ा सा इंसर्जेंसी बढ़ा रहे हो। नॉर्थ किवू का जो लड़ाई है उसमें भी ये दोनों क्या है, पार्टीज हैं। ओके, तो नॉर्थ किवू वाला प्रॉब्लम जो है ये दोनों कंट्री का प्रॉब्लम है, वहाँ पर अभी लड़ाई जो हो रही है। उसके बाद फिर बस इतना ही काफ़ी है। युगांडा अपना बॉर्डर किससे शेयर करता है वो भी देख लेना, किनिया के साथ, उसके बाद फिर सूडान, साउथ सूडान के साथ, फिर डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ, और उसके बाद फिर ये रवांडा के साथ। ओके, और जानते हो एक और बात, तांजानिया के साथ भी करता है, तांजानिया के साथ भी करता है, ठीक है। तो ये सारे, और लेक विक्टोरिया के साथ भी करता है। बस हो गया। इस तरह से युगांडा का एक बार मैप बना लोगे, काम खत्म हो गया। युगांडा फिर से कभी ना कभी आएगा, हो सकता है इंडियन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर विजिट करेंगे, या फिर विजिट किए थे, लेकिन रवांडा विजिट किए थे कुछ दिन पहले। रवांडा और बुरुंडी का दोनों में से कहीं एक जगह हमारे प्रेसिडेंट विजिट किए थे, आई डोंट रिमेंबर, ठीक है। पर हम लोगों ने पढ़ा था इस चीज़ को कुछ दिन पहले मेरे ख्याल से, रवांडा और बुरुंडी के बारे में। कॉन्गो तो पढ़ा ही था। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब टॉपिक के ऊपर जाते हैं। युगांडा इनेक्ट एंटी LGBTQ+ लॉ दैट इंक्लूड डेथ पेनल्टी। सोचो, LGBT अगर कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो फांसी की सजा दे देनी चाहिए। भारत यहाँ पर उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया है, और भारत क्या मूव कर रहा है, उनको मैरी का राइट भी हो सकता है कि मिल जाए, ठीक है। उसमें अभी बहुत समय है, लेकिन देयर इज अ चांस ऑफ दैट, ठीक ना। वो तो देखने वाली बात होगी कि क्या आती है, पर अभी तो डिक्रिमिनलाइज है। उसी के ऊपर ये उसको फांसी की सजा देना चाहता है। युगांडा प्रेसिडेंट योवेरी म्यूजिवेनी, जो भी इसका नाम है, ओके, Uganda President Yoweri has signed one of the world's toughest anti-LGBTQ laws, including the death penalty for aggravated homosexuality. होमोसेक्सुअलिटी के अगर कोई करेगा, ठीक है, तो उसको फांसी की सजा भी हो सकती है। Drawing Western condemnation and risking sanctions from the aid donor, same-sex relation were already illegal in Uganda. पहले से इलीगल था, अब उसको कानून पास करके उसमें फांसी की सजा को ऐड कर दी गई है। As in over 30 African country, but the new laws goes much further. इसको और ज़्यादा एक्सक्लेट किया गया है, ठीक है। अब देखो साउथ अफ्रीका में इस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है कि युगांडा किल द बिल नॉट द गेज इक्वालिटी, ठीक है। इट सिंपली मीन्स दैट देखो साउथ अफ्रीका हो गया थोड़ा सा डेवलप्ड नेशन की तरफ अग्रसर है, समझ में आ रहा है, क्योंकि उसका जो बैकग्राउंड है वहाँ पर आज भी तुम्हारा वेस्टर्न पॉपुलेशन एक सब्सटेंटिव अमाउंट में रहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर तुम प्रोटेस्ट देख सकते हो, लेकिन क्या लिखा हुआ है कि 30 ऐसे अफ्रीकन नेशंस हैं जिन्होंने क्या किया है कि अभी तक इलीगल रखा हुआ है LGBTQ+ कम्युनिटी का रिलेशनशिप को, मतलब ये कम्युनिटी को इलीगल रखा हुआ है, समझ में आ रहा है। अब भारत तो इलीगल नहीं रखा हुआ है, अब होना चाहिए या ना होना चाहिए इसमें बहुत बड़ा डिबेट है, ओके। बट हम लोग क्या जाएंगे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने कानून के हिसाब से जाएंगे। तो हमारा जो कानून बोलता है वही सही बात है, उसमें ज़्यादा UPSC स्टूडेंट को दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इस बात का विरोध करते हैं कि उन्हें फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए, ओके, क्योंकि हमारा कानून ये नहीं देता है डिक्रिमिनलाइज। भारत का सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कहता है जो 4 दीवारी के अंदर में तुमको उधम मचाना है वो मचाओ, दैट इज़ योर प्रॉब्लम, दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द स्टेट और द पीपल, ओके। हाँ, और कोई भी मैन वुमेन या फिर मैन या वुमेन कोई भी अभद्रता कर रही है तुम्हारा विद इन द पब्लिक स्फेयर, तो उसको उसके ऊपर क्या होगा, कार्रवाई होगी।
पब्लिक स्फेयर में कुछ नहीं करना है, चार दीवारी के अंदर जो करना है करो, और कर भी रहे हो तो डीक्रिमिनलाइज है, उसके लिए तुमको सजा वजह से ही सुनाई जाएगी। दीज पॉइंट्स आर क्लियर। एक और पॉइंट, अगर यहाँ पर ये फांसी की सजा वाला कानून पास कर रहा है तो वेस्टर्न नेशन जो कि इसका सपोर्ट करते हैं, वेस्टर्न नेशन इस चीज़ का जो सपोर्ट करते हैं वो क्या करेंगे, बहुत सारे सैंक्शंस भी लगा सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब युगांडा के ऊपर सैंक्शन लग जाए, एक तो अपने अफ्रीकन कंट्री, ऊपर से लैंडलॉक्ड कंट्री, ऊपर से उसके ऊपर क्या कर देगा, सैंक्शन लगा देगा। एड जो मिलता है, जो डोनेशन मिलता है, वो भी बंद कर देगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम युगांडा झेल सकता है। ठीक है, पर देखो ये पॉपुलिस्ट डिमांड होता है, यानी कि लोगों का डिमांड होता है। जब लोगों का डिमांड होता है तो वही चीज़ वो कंट्री करेगा। अगर लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करने लगे LGBTQ कम्युनिटी के अगेंस्ट में, क्योंकि भारत मुझे नहीं लगता इतना टाइम है, लेकिन अगर कर रहे हैं, मान लो कि नहीं देना चाहिए उन लोगों, एकदम विरोध ही कर दिया, तो नहीं हो पाएगा। संविधान में बदलाव करके फिर उसके बाद फिर उसको ये इलीगल कर दिया जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पीपल। डेमोक्रेसी मीन्स, डेमोज मीन्स व्हाट, पीपल, पीपल रूल। डेमोज मतलब क्या होता है, डेमोज मतलब होता है पीपल, और डेमोक्रेसी मतलब होता है पीपल्स रूल। तो सच में पीपल रूल है। ओके, वेयर एज देयर आर सर्टन पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो मैं हर एक पॉइंट को थोड़ा सा शार्पेन जरूर करता हूँ कि जहाँ मैं बोल रहा हूँ कि पीपल रूल है, यहाँ पर ऐसा मतलब नहीं है कि सिर्फ पीपल रूल है। ठीक ना, द पावर इज सेपरेटेड, पावर इज बाइफर्केटेड, पावर इज डिवाइडेड अमोंग द जुडिशरी, अमोंग द एग्जीक्यूटिव, अमोंग द लेजिस्लेचर। ठीक है, जहाँ पर लोगों की भावनाओं को लेजिस्लेचर समर्थन करता है, वहीं पर वो चीज़ सत्य है या गलत है वो जुडिशियरी डिफाइन करता है, और उस चीज़ को लाना सामने, जो उसको इम्प्लीमेंट कराना, वो एग्जीक्यूटिव का काम है। ये बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, तो युगांडा का ये कहानी था। अब भारत के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि इंडिया फाइट अगेंस्ट सेक्शन 377 किस तरह से मूव किया था। यू कैन सी आउट हियर 377 का जो तुम्हारा धारा है वो ब्रिटिश इंडिया में लाया गया था 1861 में, अननेचुरल रिलेशनशिप को लेकर के। मैंने बात किया ना इसके बारे में कि अननेचुरल क्या है, अगर मेन और वुमेन के अलावा कोई भी रिलेशनशिप है वो अननेचुरल है। ठीक है, इट इवन इंक्लूड पर्सन एंड एनिमल। ठीक ना, वो उसको भी इंक्लूड है 377 में। उसके बाद फिर क्या हुआ, इसको हटाने की कवायद जारी रही। यू कैन सी आउट हियर 2011 में नाज फाउंडेशन ने चैलेंज किया दिल्ली हाई कोर्ट में, और दिल्ली हाई कोर्ट इस पिटीशन को 2003 में डिसमिस कर देता है। पर दिल्ली हाई कोर्ट होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज करता है, सेक्शन 377 वायलेट करता है। दिल्ली हाई कोर्ट ये बोलता है कि जो सेक्शन तुम्हारा 377 है वो असल में फंडामेंटल राइट जो मिले हुए हैं अंडर आर्टिकल 14, 15 और 21, यानी राइट टू इक्वलिटी, डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टन ग्राउंड और राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, या फिर 21 के अंदर अगर तुम ब्रॉड कंसर्न में देखोगे राइट टू मैरिज भी है। ठीक है, इसी के ऊपर अभी बात हो रहा है कि आर्टिकल 21 के अंदर तो राइट टू मैरिज है। राइट टू मैरिज में क्या है कि आप जिससे भी शादी करना है वो कर पाएंगे। ठीक ना, तो इसी के तहत आप दीजिए कि एक दो लेस्बियन जो हैं वो शादी कर सकते हैं, या जो दो गे हैं वो शादी कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द पॉइंट। पर हाई कोर्ट ने उस समय क्या किया था, इसी पॉइंट का समर्थन लेते हुए 14, 15, 21 को सामने रखते हुए धारा 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था कि वो क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है। उसके बाद फिर 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी वर्डिक्ट को रिवर्स कर दिया, बोला कि गलत है, नहीं मानेंगे इसको। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पास हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको पास कर दिया कि नहीं होगा, डीक्रिमिनलाइज ही रहेगा वो। ठीक है, उसके बाद फिर 2015 में शशि थरूर ने क्या किया, बिल लाया कि अच्छा ठीक है, बिल ला के पास कर देंगे, कानून बना देंगे कि हाँ वो ये रहेगा, डीक्रिमिनलाइज कर देंगे उसको। ठीक है, उसके बाद फिर 2016 में LGBT कम्युनिटी जो सुप्रीम कोर्ट गई और लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट बिगेन हियरिंग ऑन सेक्शन 377 इन 2018, और 2018 में ही इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। ठीक है, कब, 2018 में ही, कि ठीक है वो क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं होगा।
ओके और अभी तो लीगलिटी इन द मैरिज सिस्टम चल रहा है कि उनको मैरिज करने का राइट देना चाहिए कि नहीं, उसके ऊपर जब वर्डिक्ट आएगा तो हम लोग बात करेंगे।